नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपके बता दें कि हमारे पीछे तो आप जो मैप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप है, और हमारे साथ में ये जो बिटिया खड़ी है मोनिका गुप्ता इनका नाम है। इन दोनों का एक कनेक्शन है। जी हाँ, वो कनेक्शन ये है कि मोनिका इस पूरे वर्ल्ड में से 6 कॉन्टिनेंट घूम चुकी हैं, और ये जितनी भी आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं इनमें से 64 कंट्री ये घूम चुकी है। जी हाँ, उम्र क्या है अभी आपकी? 20 साल की उम्र में 64 कंट्री ये घूम चुकी है, 6 कॉन्टिनेंट ये घूम चुकी हैं। क्यों इन्होंने इतनी सारी जगह घूमी? क्या इन्हें ये शौक़ है, इनका पैशन है, या नॉलेज के लिए घूम रही हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर ये 64 कंट्री और 6 कॉन्टिनेंट घूम चुकी हैं तो एक सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो इनको कोई फाइनेंस कर रहा है या कोई इनको फंड इनको कर रहा है, वो तमाम चीज़ें वो इनसे पूछेंगे। मोनिका, सबसे पहला सवाल, इतनी सारी जगह आप घूमें, शौक़ है, पैशन है या नॉलेज है, या शौक़ से शुरू हुआ नॉलेज का पैशन है? जी, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था एक शौक़ से, फिर उसके बाद ये पैशन बना, और अब ये एक चीज़ बन चुकी है कि नेशनल रिकॉर्ड बनने का जो मेरा सफ़र है अब ये वो बन चुका है। तो सबसे पहले ये हुआ था कि मेरे पिताजी हैं, उनको घूमने का बहुत शौक़ है, तो वो पूरे फैमिली सहित हमें 8 साल की उम्र से मुझे पूरा घुमाया उन्होंने। उससे मैं काफ़ी ओपन माइंडेड बनी, मेरी थिंकिंग बहुत चेंज हुई। एंड फिर उसके बाद मेरे को एक नशा सा चढ़ गया ट्रैवल का, नए संस्कृतियों को देखने का, नए लोगों से मिलने का। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। एंड फिर अब मेरे को पता चला कि मैं राजस्थान की सबसे कम उम्र की बेटी बनी हूँ जो इतना घूमी हूँ। तो अब मैंने बोला कि क्यों ना हम इसे एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया जाए कि 2 साल में मैं अगर 100 देश कवर कर लूँ तो न जाने कितनी लड़कियों को इससे और प्रेरणा मिलेगी। तो वो मेरा इससे मकसद रहा है। अब इतनी कंट्रीज़ आप घूमी हैं, ठीक है, रिकॉर्ड आप बनाना चाहती हैं और बनेगा भी, उसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी आगे करेंगे जब आप रिकॉर्ड बना लेंगे। लेकिन इतनी देशों में आप घूमें, हर देश की कुछ ना कुछ कहानी होती है, हर देश की कोई संस्कृति होती है, कुछ वहाँ की ऐसी बातें होती हैं जो हमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ देती हैं। तो वो ऐसी कुछ प्रमुख बातें, कुछ इम्पोर्टेंट अलग अलग कंट्रीज़ में से जो आपको लगा कि नहीं, ये इस देश की ये खासियत है? जी, मेरे हिसाब से अगर देश की खासियत की बात करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगी अबाउट जापान। ये कंट्री है, इसने मेरा दिमाग चेंज कर दिया था। तो हम देखते हैं कि जापान एक इतना विकसित देश है, वहाँ पे इतना लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी फॉरवर्ड मेंटालिटी है। बट मैंने एक चीज़ देखी जो बहुत लोगों को नहीं पता, वो है एकाकीपन, कि कैसे वहाँ लोग अपने एक दूसरे जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं उससे दूर हो रहे हैं। अगर लाइक आपके माँ बाप का देहांत हो रहा है, लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। एक किस्सा आपको ध्यान हो इसी चीज़ का जो आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल। तो हमारी गाइड थी मीहो, एंड जो उनके हस्बैंड है उनके साथ डिवोर्स हो जाता है, बिकॉज जापान में डिवोर्स की रेट बहुत ज़्यादा है। एंड अब वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि एक दिन तुम रखोगे, एक दिन तुम रखोगे। तो इसमें एक होता है बच्चों का पूरा बचपन ख़राब हो गया। तो इससे मेरे को एक है ना चिंताजनक बहुत फील हुआ। और जैसे यूएस आप जा चुके हैं और न्यूयॉर्क में आप एक अचीवमेंट, उस बड़े स्टेज पे आपने स्पीच दी है जिस पे शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी दी है, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? और उस स्पीच से पहले का एक्सपीरियंस, जो इंडियन और भी जो लोग आपके साथ थे उनका व्यवहार आपके साथ कैसा था? फिर आपने शायद, क्योंकि हमारी आपके पापा से भी बात हुई है वो पूरा एक्सपीरियंस क्या था, वो एक बार बता। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ रही है कि अगर एक 14 साल की बच्ची वो यूएस अकेले जा रही है, डर तो बहुत लगता है। एंड इससे ज़्यादा माँ बाप को भी डर लगता है कि अकेली बेटी को कैसे भेजे। बट मेरे माँ बाप ने मेरे पे भरोसा करा, उन्होंने बोला कि तू जा, तू अपने सपने अचीव कर। और जब मैं वहाँ गई, मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। हमारे साथ वहाँ पे थे 80 देशों के बच्चे थे टोटल, एंड सब लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड, और उसमें मैं बहुत इन्फीरियर फील कर रही थी बिकॉज इससे पहले मैं कभी ग्लोबल स्टेज पे नहीं आई थी। पर मेरे पापा का मुझे एक कॉल याद है, उन्होंने बोला था तू उन सब से आगे जाएगी, ये मेरा तुझ पे विश्वास है। और वो विश्वास ही है जो मेरे को डिप्लोमेसी अवार्ड लेकर आया। मैंने वहाँ पर स्पीच दी थी अबाउट टैंज़ानिया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी दी थी। एंड वो एक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट रहा मेरे लिए। और कई देशों की संस्कृतियों की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारे देश की, हमारे देश की संस्कृति की, हमारे देश के कल्चर की। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो इतने सारे देशों में हैं और हमारे देश में नहीं है? पहले हम उसकी बात करेंगे। जो संस्कृतियाँ जो दूसरे देशों में है और हमारे देश में नहीं है, या आप चाहते हैं कि ऐसा हमारे देश में भी हो?
ऐसी संस्कृतियाँ मे बी संस्कृति या कोई ऐसी कोई चीज़, वहाँ का कोई ऐसा कानून या वहाँ पे लोगों को मिलने वाली ऐसी कोई सुविधाएं जो आप चाहते हो कि हमारे देश में भी होना चाहिए? ठीक है, तो मेरा जो पहली कंट्री थी सिंगापुर, तो वहाँ पे मैंने ये कानून देखा कि च्युइंगम चबाना उसका बहुत बड़ा फ़ाइन है, आपको जेल भी हो जाएगी। एंड अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे तो सब लोग पान मसाला खाते हैं एंड देन थूक देते हैं, तो हमारी जो क्लेanलीनेस है वो बिल्कुल नहीं है। तो हमें आई गेस वो रूल्स यहाँ पे इम्प्लाई करने चाहिए मेरे हिसाब से। और उस रूल्स के साथ साथ जो हैवी फाइन्स है वो भी अगर अप्लाई। फाइन्स बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हम होता है ना, एक छोटा बड़ी चीज़ होती है, हम उसका छोटा सा एक वो दे के छोड़ देते हैं लोगों को, तो हमें कानून को भी उतना ही स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई है उसको करेंगे तभी लोगों का माइंडसेट बदलेगा। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, अब उनके देखा देखी हमारे कई और मिनिस्टर्स भी ऐसी बातें करने लग गए हैं। हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं वो एक फ़ीमेल हैं, हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं वो फीमेल हैं, 2 बार की हमारी मुख्यमंत्री फीमेल हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी पहले राजस्थान में और फिर देश में, क्या आपको लगता है फीमेल्स की स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है, और अगर आया है तो कितना आया है और कितना परिवर्तन आप चाहते हैं? जी, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, जैसे हमारी प्रेसिडेंट है वो एक फ़ीमेल है और जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी फ़ीमेल बनी हुई हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव चीज़ हुई है हमारे देश में कि जो औरतें हैं वो उस बंधों से हटी हैं और वो अपना है ना नाम रोशन कर रही है। बट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आजकल ऐसे सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि औरतें कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रशियन टूरिस्ट आते हैं हमारे स्टेट में घूमने के लिए, और आपने इंसिडेंट भी सुना होगा, वो कैट कॉल होते हैं, उनको बहुत ही डेरोगेटरी नज़रों से देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं, एंड अगेन हम लोग ये सब तब कर पाएंगे जब हम सख्त रूल इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि हमारी टूरिज़्म मिनिस्टर और डिप्टी सीएम वो महिला हैं और राजघराने से आती हैं, और कई सारी चीज़ें उन्होंने जब से वो एज अ टूरिस्ट मिनिस्टर वो अपॉइंट हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जयपुर में भी करी है, नाइट टूरिज़्म हो गया और कई 50 चीज़ें हैं। लेकिन क्या उतनी चीज़ें काफ़ी हैं राजस्थान के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए आपके हिसाब से? जी, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा जॉब करी है राजस्थान को उस ग्लोबल स्टेज तक लेकर जाने में। आज जयपुर वर्ल्ड की टॉप 5 सिटीज़ में आती है जो टूरिस्ट के लिए बेस्ट है, एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान का पहनावा है, उसको ग्लोबल स्टेज पर लेकर आया है। बट मैं एक ये चीज़ बोलूँगी कि अभी भी राजस्थान के अंदर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो फॉरेन टूरिस्ट को इधर इन्वाइट करे। किसी कंट्री या किसी सिटी से कंपेयर करके बताओ। जी बिल्कुल, तो जैसे कि हम लोग, अभी मैं साउथ कोरिया से आई थी, दक्षिण कोरिया, वहाँ पे ये कर रखा है कि हर एक हाईवे पे उन्होंने एक टूरिस्ट के लिए एक स्क्रीन खोल रखी है जिसमें वो देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इधर भीड़ होएगी, इधर चार्जेस हैं। तो हमें पूरा ये डिजिटलाइजेशन को जयपुर में लेकर आना पड़ेगा, स्पेशली इन 4 दीवारी। एंड दूसरी चीज़ ये कि मेरे हिसाब से जो एंट्री फ़ीस है, जो जगह की जाने की, हमें वो बढ़ानी चाहिए। इससे एक तो टूरिज़्म की इंडस्ट्री को भी और मोटिवेशन मिलेगा एंड इकोनॉमी भी बूम करेगी। नाइट टूरिज़्म की हम बात करें, क्योंकि डिप्टी सीएम ने नाइट टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। जल महल पे कई दुकानें वहाँ पर हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन क्या नाइट टूरिज़्म यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लिए और स्पेशली फॉर फीमेल्स सेफ़ है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अभी तो सेफ़ बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अभी ये है कि अगर आप रात के 10 बजे भी जा रहे हो वो भी अनसेफ़ है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं, एंड अगेन इसके लिए हमें रूल्स स्ट्रिक्ट करने ही पड़ेंगे, एंड एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा ये अबाउट वॉशरूम्स, तो यहाँ पे जो शौचालय है वो है तो सही, लेकिन वो साफ़ नहीं है। तो अगर फॉरेन टूरिस्ट आएंगे तो वो ये सब चीज़ें भी तो देखेंगे, तो हमें इन सब चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई एक मैसेज जो आप अपनी उम्र के ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी आप देना चाहो हमारे चैनल के माध्यम से? जी, मेरे को बस ये बोलना है कि आपको अपने सपनों के लिए ज़रूर दौड़ लगानी चाहिए, बिकॉज़ अब APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने वो देखो जो तुम्हें सोने ना दे, तो उसी लाइन को मैं बोलना चाहूँगी। एंड एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार तो सोलो ट्रिप ज़रूर लेना, वो तुम्हें ना केवल इंडिपेंडेंट बट तुम्हारी जिस तरीके से सोच को बदलेगा ना, तुम उसे समझ नहीं पाओगे, तो एक बार ज़रूर वो ट्राई करना। ये थी हमारे साथ सोलो ट्रैवलर मोनिका गुप्ता, और जिस प्रकार से हमने शुरुआत में बताया कि इस मैप पे बहुत तो नहीं लेकिन
कई सारी कंट्रीज़ हैं जो ये घूम चुके हैं और आगे आने वाले समय में ये इस चीज़ को पुख्ता करेंगे कि जो सबसे कम उम्र की सोलो ट्रैवलर का जो रिकॉर्ड है वो भी ये हासिल कर ले। लेकिन इतनी कंट्रीज़ घूमने के बाद में, 6 कॉन्टिनेंट को विज़िट करने के बाद में, और भारत और अन्य देशों की जो संस्कृति हैं, वहाँ के जो नियम कायदे हैं, उनको कंपेयर करने के बाद में कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हमारा देश सर्वश्रेष्ठ तो है लेकिन और भी आगे बढ़ सकता है अगर कुछ बेसिक चीज़ों पे हम अभी ध्यान देना चाहें तो। इनकी कही गई बातें हम आगे तक भी ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जो चीज़ की हमारे यहाँ पर कमी है या जिस चीज़ को हम और बेहतर बना सकते हैं उसको बेहतर बनाने में भी योगदान देने की कोशिश करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।